चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कहने का मतलब है करंट अफेयर की क्लास है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो है आपको 2025 और 26 में जो होने वाला है, जिसे नॉमिनेट कर दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए 1 जनवरी से नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर यहाँ पर हमने ले लिया है। सबसे बड़ी बात आपके लिए इस क्लास में ये रहने वाली कि महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, निधन है, वर्तमान में कौन क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन, जीआई टैग, खेल से संबंधित प्रश्न, विदेशी खबरें, उद्घाटन और सूचकांक, और भी जितनी छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर सारी हमने फैक्ट के साथ ली हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2025 में। ठीक है, देखिए एक तरफ आपको पद मिलेगा, दूसरी तरफ आपको नाम मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो जानते हो आप, द्रौपदी मुर्मू है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये संथाली परिवार से हैं। कहने का मतलब है संथाल जनजाति से हैं। और प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म स्थान है वो ओडिशा है। क्या है, तो आप जन्म स्थान याद रखना इनका क्या है, तो आप कहोगे ओडिशा है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, अगला पॉइंट, भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो सीपी राधाकृष्णन। ये कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। हालांकि इनसे पहले जो थे वो जगदीप धनखड़ थे, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, फिर देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 16वें प्रधानमंत्री के रूप में, और ये वर्तमान में बने हुए हैं और प्यारे बच्चों काफी समय से हैं। ठीक है, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी हैं। ठीक है, 53वें नंबर के। ठीक है, कौन से 53वें नंबर के? इन्होंने जो है 24 नवंबर को शपथ ली है। प्यारे बच्चों, कब शपथ ली है? 24 नवंबर को शपथ ली है। बात यह थी कि इनसे पहले कौन थे, तो इनके पहले जो थे वो हमारे आर गवई थे। कौन थे प्यारे बच्चों? आर गवई थे, अर्थात रामकृष्ण गवई। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे भारत के महान्यायवादी अर्थात एजी अर्थात अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं, ये 16वें नंबर के हैं। ठीक है, देखिए वहीं बात करें आगे तो राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि ये भारत के प्यारे बच्चों क्या हैं, तो ये भारत के आपके उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? तो उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। फिर देखिए उपसभापति राज्यसभा अर्थात उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो ये है हरिवंश नारायण सिंह जी। कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जी। राज्यसभा के सदन के नेता हैं प्यारे बच्चों आपके जगत प्रकाश, भाजपा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? भाजपा से संबंधित है। ये जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। फिर देखिए आगे बात करते हैं अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के। कौन है? तो सतीश कुमार है। कौन है प्यारे बच्चों? सतीश कुमार है, ये अभी बने। ठीक है, फिर देखिए राज्यसभा के विपक्ष के नेता आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस से संबंधित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष काफी लंबे समय से ओम बिरला जी हैं। फिर देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, ये 26वें नंबर के हैं। एक बात ध्यान रखना, देखिए ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और आप ये कह सकते हो मुख्य चुनाव आयुक्त, और अगर मुख्य ना लगे केवल चुनाव आयुक्त पूछ ले अर्थात मुख्य हट जाए तो समझ लो यहाँ पर दो लोग हैं। कौन थे? एक तो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, दो लोग याद रखना। केवल मुख्य हटने पर कितने लोग हो जाएंगे? दो लोग हो जाएंगे। ठीक है, गड़बड़ मत करना, सही है। फिर देखिए सीडीएस, देखिए अगर मैं बात करूं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, तो आप कहोगे जनरल अनिल चौहान। ये प्यारे बच्चों दूसरे हैं, क्योंकि पहले वाले थे वो जनरल विपिन रावत थे। ठीक है, लेकिन वो एक एरोप्लेन क्रैश में उनका जो है निधन हो जाता है। सही है, तो जनरल विपिन रावत ये पहले थे और ये दूसरे जनरल अनिल चौहान जी हैं। भारत के देखिए तीनों यहाँ पर सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, तीनों। जैसे अगर बात करें तो भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। ठीक है, वायु सेना अध्यक्ष की बात करें तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। वहीं भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 28 नंबर के हैं। ठीक है, 28वें नंबर के। तो ये तीनों याद रखना। पर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात एनएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहोगे नेशनल सिक्योरिटी आपका एडवाइजर अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कौन है? तो आप कहेंगे अजीत डोभाल जी हैं, या आपके 5वें हैं। ठीक है, फिर देखिए निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कौन है? तो प्रवीण सूद 33वें हैं। ठीक है, फिर देखिए महानिदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के तो तपन कुमार डेका, ये 28वें हैं। ठीक है,
याद रखना, वैसे तो ये रिटायर हो जाते लेकिन इनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। जून 2025 में इनको रिटायर होना था, लेकिन प्यारे बच्चों जून 2026 तक इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिए महानिदेशक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ के अध्यक्ष कौन, तो आप कहोगे पराग जैन, ये 25वें नंबर के हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, देखिए महानिदेशक या डीजी रेलवे सुरक्षा बल के अर्थात आरपीएफ के, तो आप कहोगे सुश्री सोनाली मिश्रा, ये अभी बनी है, ठीक है। फिर देखिए अगर बात करें आगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो जो अध्यक्ष होता है हमेशा पीएम होता है, कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, हमेशा पीएम होता है। ये जरूरी नहीं कि मतलब नरेंद्र, जो पीएम होंगे वही होंगे, ठीक है। अब चूंकि वो पीएम है तो वो बने हुए हैं। फिर देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन, सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2015 की बात है, 1 जनवरी 2015 उस समय एक आयोग हुआ करता था जिसका नाम था योजना आयोग। क्या, योजना आयोग। तो योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने क्या कर दिया था, आप कहोगे नीति आयोग कर दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। चलिए फिर देखिए नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आप कहेंगे VVR सुब्रमण्यम, ये 3रे नंबर के हैं। फिर देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है, कैग। तो कैग की जो फुल फॉर्म है पहले वो समझ लो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहने का मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। कौन है, तो के संजय मूर्ति जी हैं, ये 15वें नंबर के हैं, ठीक है। फिर देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त इनको CIC बोला जाता है, और CIC की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन है, तो हीरालाल सामरिया हैं, ये 12वें नंबर के, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके इकबाल सिंह लालपुरा। एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, इनका कार्यकाल खत्म हो गया है, इनका कार्यकाल खत्म हो गया क्योंकि अप्रैल 2025 में उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी, लेकिन अभी तक उस आयोग में नियुक्ति की प्रतीक्षा चल रही है, ठीक है। कहने का मतलब है इनके बाद कभी भी किसी को भी चुना जा सकता है, समय इनका खत्म हो गया है। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य जी हैं। फिर देखिए अदर बैकवर्ड कास्ट अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन, तो हंसराज गंगाराम आहिर जी हैं। फिर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन, संजय मल्होत्रा जी हैं, ये 26वें नंबर के हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन, तो V रामा सुब्रमण्यम 9वें नंबर के हैं, ठीक है। अब देखिए NHRC की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। क्या, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। फिर देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, तो V नारायणन है, ये 12वें नंबर के हैं, ठीक है। फिर देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिवीजन रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष समीर V कामत जी हैं। फिर देखिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं, ये 36वें नंबर के हैं, ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन, तो राहुल सिंह जी हैं। कौन है, राहुल सिंह। देखिए इसकी फुल फॉर्म समझ लो, CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। अब बात NCERT की आ गई, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है NCERT की फुल फॉर्म होगी। फिर देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे तुहिन कांत पांडे जी हैं। कौन है, तुहिन कांत पांडे।
अब समझिए सेबी की फुल फॉर्म समझो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पर जो बहुत आसानी से और बड़ी ही विनम्रता के साथ हर चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे। फिर देखिए कर्मचारी चयन आयोग अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? आप कहेंगे एस गोपाल कृष्णन। कौन से नंबर के? 19वें नंबर के हैं, ठीक है। फिर देखिए अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन? तो रवि अग्रवाल। सीबीडीटी क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो कौन है इसके अध्यक्ष? तो आप कहेंगे रवि अग्रवाल जी हैं। फिर देखिए प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष जो आपके नवनीत कुमार सहगल जी हैं, ठीक है। कौन है? तो नवनीत कुमार सहगल। फिर देखिए यहां पर देखिए महालेखा नियंत्रक CGA 29वीं, तो 29वें TCA कल्याणी है, TCA कल्याणी। और प्यार बच्चों अभी ये बनी है, ठीक है, क्योंकि 28वें SS दुबे हो सकता है आपको जानकारी हो कि SS दुबे जी हैं, लेकिन अब कौन है? तो आप कहोगे कल्याणी जी हैं, TCA कल्याणी। कौन? तो महालेखा नियंत्रक 29वीं, ठीक है। 28वें मैंने बता दिया आपको। चलो तो अभी आपने क्या समझे थे? वर्तमान में कौन क्या? अब आइए इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं प्रमुख शिखर सम्मेलन, मेजर समिट्स 2025 के, ठीक है। देखिए एक तरफ तो कॉन्फ्रेंस रहेगी अर्थात सम्मेलन, और एक तरफ प्लेस स्थान रहेगा, सही है। देखिए सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं 91वां G7 शिखर सम्मेलन 51 G7 समिट। ये कहाँ हुई है प्यारे बच्चों? कनाडा में हुई है। कहाँ हुई है? कनाडा में हुई है। अब समझो एक बात, ये कहाँ हुई प्यारे? जो कनाडा में हुई। कब हुई? तो आप कहेंगे 16 और 17 जून में हुई। कितने जून? 16-17 जून, चूंकि 2025 तो पढ़ा ही रहा हूं, तो 2025 को हुई थी। और ये प्यारे जो कहाँ हुई थी? कनाडा में। ये अल्बर्टा में हुई थी। स्थान भी याद रखना, नाम अल्बर्टा इसका। भाई ये क्यों हुई थी? बात ये आती है क्यों हुई थी, तो याद रखना ये भाई साहब आग बुझाने के कारण हुई थी। क्यों? जंगलों में लगी आग से बचने के लिए, खतरों से निपटने के लिए इसका जो है आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए फिर देखिए 46वां आसियान शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो कुआलालंपुर में हुआ था, मलेशिया में हुआ था, ठीक है। अब समझिएगा ये क्यों हुआ भाई 46वां आसियान शिखर सम्मेलन? इसका मतलब क्या होता है? तो ये भाई साहब होता है आर्थिक सहयोग के लिए। किसके लिए? आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये 26 से 27 मई हुआ था। कहाँ? 26 से 27 मई में, याद रखना समय, याद रखना प्यारे बच्चों, मई 2025, ठीक है। फिर देखिए सांग्री ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए ग्लेशियर संरक्षण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये दुसाबो तजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। कहाँ? तजाकिस्तान में। देखिए तजाकिस्तान की राजधानी तजिकिस्तान की राजधानी जो है वो दुशांबे है प्यारे बच्चों। क्या है? दुशांबे। और याद रखना ये 29 से 31 मई हुआ था। कितना हुआ था? 29 से 31 मई 2025 में हुआ था, ठीक है। चलिए तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन ये पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, विश्व हाइड्रोजन शिखर ये रॉटरडैम नीदरलैंड्स में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये मास्कट में हुआ था, ओमान में, ठीक है। फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन ये सिक्किम में हुआ था, भारत में। तो प्यारे बच्चों ये आपका ये जो हुआ था ये 12 से 14 अप्रैल हुआ था। क्या? तो 12 से 14 अप्रैल हुआ था, और ये 2025 की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल को हुआ था। और ध्यान देना एक बात, ध्यान देना ये नामची जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? नामची जिला सिक्किम में हुआ था। फिर देखिए 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ब्राजीलिया ब्राजील में हुई थी, ठीक है। देखिए 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी ये भी समझ लो आप। ये हुई आपकी 27 से 30 अक्टूबर 2025। कितना? 27 से 30 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर याद रखना, ठीक है। अक्टूबर याद रखना 2025 में हुई। और एक बात याद रखना, इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था, ठीक है। ध्यान देना प्यारे बच्चों। आगे देखिए 35वां नाटो शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये कहाँ हुआ? तो हेग में हुआ, अर्थात नीदरलैंड में हुआ, ठीक है।
देखिए नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। और वहीं एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया ये हेग में हुआ 24 से 25 जून। कब प्यारे बच्चों, 24 से 25 जून। बात नाटो की भी है, तो अगर मैं कहूँ कि नाटो के जो है, नाटो के महासचिव कौन है, नाटो के कौन महासचिव, तो आप कहोगे मार्क रूटे हैं। कौन है प्यारे बच्चों, मार्क रूटे हैं। नाटो के महासचिव कौन है, तो मार्क रूटे हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाटो में देश कितने हैं प्यारे बच्चों, तो अगर मैं कहूँ तो देश वर्तमान में इसमें 32 देश हैं, ठीक है 32। 31वां देश कौन था, तो 31वां आप कहेंगे 31वां सदस्य इसका शायद फिनलैंड है, फिनलैंड। 31वां कौन है, तो फिनलैंड है, फिर शायद नहीं है प्यारे बच्चों, कंफर्म है। और जो है कि 32वां जो है आपका, 32वां जो है स्वीडन है, ये 2024 में शामिल हुआ है। स्वीडन जो है ये कब शामिल हुआ है, 2024 में, और ये 2023 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नाटो को भी थोड़ा सा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ कह रहा है 51वां G7 शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था, तो किस में हुआ था, कनाडा में, ठीक है। ध्यान रखना एक बात, जो G7 शिखर सम्मेलन है इसका इसमें जो है देश कितने शामिल हैं, तो आप याद रखना एक, देखिए एक तो कनाडा शामिल है आपका, एक कनाडा, दूसरा आपका फ्रांस है, दूसरा आपका कौन शामिल है, फ्रांस शामिल है, तीसरा आपका जर्मनी है प्यारे बच्चों, तीसरा क्या है तो जर्मनी है, फिर चौथा आपका इटली है, इटली, पांचवा आप कहोगे जापान है, पांचवा क्या कहोगे प्यारे बच्चों, जापान है, और छठवां जो है आपका यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, और सातवां प्यारे बच्चों आप यूएस से ध्यान रखना। तो 7 जो देश हैं ये इसमें शामिल हैं, ध्यान देनी है इस बात को। और मैंने आपको क्या बताया कि ये कनाडा में हुआ है, कनाडा कहाँ, कनानिस्किस, और ये प्यारे बच्चों अल्बर्टा में ही पड़ता है, कनानिस्किस जो है आपका अल्बर्टा में ही पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर देखिए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये रियो डी जनेरियो में हुआ है, कहाँ, तो ब्राजील में, सही है। फिर देखिए 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में, ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। तो आशा करता हूँ ये सम्मेलन भी आपकी समझ में आ गए होंगे शानदार तरीके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। मैंने कहा था ना बहुत शानदार कंटेंट दूंगा मैं आपको। आइए अब देखिए तीसरा नंबर, 2 चीजें मैंने करा दी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वैश्विक सूचकांक की, ठीक है, स्थान याद रखना, और 2025 का डाटा है प्यारे बच्चों, सही है। फिर देखिए अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो वैश्विक सूचकांक में स्थान पूछेगा भारत, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत का पूछ सकता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट है उनके पहले, दूसरे, तीसरे भी ले लिए हैं, सही है, इंपॉर्टेंट वालों के, ठीक है। चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में जो है प्यारे बच्चों भारत का स्थान क्या रहा है, तो 226 देश में भारत का जो स्थान है 155वां स्थान है, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे 155वां स्थान है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, फिर डेनमार्क है, और फिर नॉर्वे। किसमें, तो जोखिम में भारत का कौन सा, तो 155वां। देखिए दूसरा, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में भारत का स्थान, लैंगिक अंतर रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वां है। कौन सा, 31वां। पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड, फिर तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, नॉर्वे। चलिए फिर अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है, देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में भारत का जो स्थान मिला है प्यारे बच्चों 10वां मिला है। कौन सा है, 10वां। पर देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान तो घटिया होना ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की पत्रकारिता तो सब बच्चा जानता है, एक ही शब्द रहता है उसके मुंह में, मैं बोलूंगा नहीं नाम, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा, 151वां है, ठीक है। पहले नंबर पर प्यारे बच्चों नॉर्वे, फिर इस्टोनिया, फिर आपका नीदरलैंड है, ठीक है। चलिए फिर देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2025 में 130वां है। पहला आइसलैंड है, दूसरा नॉर्वे, फिर आपका स्विट्जरलैंड, सही है। आगे देखिए, चलिए देखिए आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है, पहले 14वें स्थान पर है, ठीक है। वहीं देखिए बुर्किना फासो ये पहले स्थान पर है, ठीक है। पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, सीरिया तीसरे स्थान पर। इन तीनों ने तो हंगामा मचा रखा है, पाकिस्तान को तो पहले नंबर पर होना चाहिए, पता नहीं दूसरे नंबर पर कहाँ से पहुंच गया। चलिए फिर देखिए बात करेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला है स्वतंत्रता सूचकांक में, आर्थिक स्वतंत्रता में, ठीक है। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को भाई साहब 102वां स्थान मिला। इतना घटिया है, आप ये आइडिया लगा लो, समझ रहे हो कि नहीं। तो 102वां स्थान मिला हुआ है। चलो देखिए आगे,
चलिए देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115वां है। कौन सा? शांति सूचकांक। शांति सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। 115वां स्थान। आइसलैंड पहला, आयरलैंड दूसरा और न्यूजीलैंड तीसरा। फिर देखिए, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 में, मतलब खुशहालता में, खुशहाली में 2025 में भारत का स्थान 118वां है। कोपेनहेगन जो है प्यारे बच्चों पहले स्थान पर, डेनमार्क जो है आपका दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे देखिए, दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा? तो ज्यूरिख है। ज्यूरिख कहाँ है प्यारे बच्चों? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर में पड़ता है। कहाँ है? तो सिंगापुर। ठीक है, फिर देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में जो है भारत का स्थान जो है प्यारे बच्चों, भारत लिख लेना यहाँ पर, भारत 128वां है। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा आपका आयरलैंड है। ठीक है, इसमें जो है भारत को 53 पॉइंट मिले थे। कितने पॉइंट मिले थे? 53 पॉइंट मिले थे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो भारत ने सरकारी खर्च, व्यापार स्वतंत्रता और कर भार जैसे क्षेत्रों में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन राजकीय स्वास्थ्य, राजकोषीय स्वास्थ्य, निवेश स्वतंत्रता और सरकारी ईमानदारी में कमजोर रहा। सरकार आदमी, मतलब सरकारी जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, इसलिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 सबसे अच्छे स्वच्छ शहर के रूप में 24 में भी जो है इंदौर मध्य प्रदेश रहा और 25 में भी आपका इंदौर मध्य प्रदेश रहा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारतीय सेना का जो स्थान रहा प्यारे बच्चों चौथा रहा है। कहने का मतलब पहले नंबर पर तो यूएसए हो गया, अमेरिका, दूसरे नंबर पर रसिया, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पे आपका भारत हो गया। ठीक है, तो फायर पावर इंडेक्स 2025 में 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत ने जो है चौथा स्थान हासिल कर रखा है। चलिए, फिर देखिए बात करें, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है प्यारे बच्चों। कौन सा है? तो दूसरा है। ठीक है, फिर देखिए, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कौन सा स्थान भारत को मिला हुआ है? भारत को मिला हुआ है प्यारे बच्चों आपका 9वां स्थान। किसके? तो वन संसाधन आकलन के अनुसार 9वां स्थान भारत को जो है मिला हुआ है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 चीजें समझिएगा। एक मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 और एक समझिए मिस यूनिवर्स 2025 और एक समझिए मिसेज यूनिवर्स 2025। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, क्योंकि हम भारत के रहने वाले तो हम पहले स्थान पर बात करेंगे। ठीक है, भारत की। देखिए, अगर नाम की बात करें तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है ये कौन सा? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। कहाँ की है प्यारे बच्चों? ये राजस्थान की कहाँ की है? तो आप कहोगे श्री गंगानगर। ठीक है, कहाँ की? श्री गंगानगर नाम याद रखना। कहाँ? तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। देखिए, आयोजन की बात करें तो जयपुर में 18 अगस्त 2025 को आयोजित फिनाले में ये ताज जो है इनको पहनाया गया। फिर देखिए, अगर 2024 की पूछ लेता है गलती से तो रिया सिंघा लगा देना प्यारे बच्चों, ये गुजरात से थी। ठीक है, चलो आगे देखिए, अब मिस यूनिवर्स की बात करेंगे हम। तो मिस यूनिवर्स की जो विजेता है वो मैक्सिको की फातिमा बॉस फर्नांडीज है। कौन है? तो प्यारे बच्चों, विजेता कौन? किसकी? तो मिस यूनिवर्स की विजेता कौन है? तो मैक्सिको की फातिमा बॉस फर्नांडीज है। वहीं आयोजन स्थल की बात करें तो देखिए, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था। अब देखिए 2024 की बात कर लो प्यारे बच्चों। 2024 के मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विग ने उन्हें ताज जो है पहनाया था। क्योंकि 2024 की कौन थी? तो आपसे पूछ सकता है 2024 की कहाँ की थी? तो प्यारे बच्चों, डेनमार्क की विक्टोरिया की थी। कौन थी? केजर थेल्विग। ठीक है, चलिए अब बात हम करेंगे मिसेज यूनिवर्स की। तो देखिए, मिसेज यूनिवर्स 2025 भारत की शेरी सिंह ने जो है 8 अक्टूबर 2025 को मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता था। प्यारे बच्चों, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आप कहोगे फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ था। फिलीपींस के मनीला में ओकाडा एक स्थान पड़ता है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। 2024 की बात करें तो मिसेज बेलारूस ने इसे जीता था 2024 में। तो बताओ, ये वाला फैक्ट आपकी समझ में आया कि नहीं मिसेज का? देखिए, अब बात करेंगे अगले पॉइंट में हम महत्वपूर्ण ऑपरेशन की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और उसमें क्या क्या कार्य हुए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑपरेशन ब्रह्मा की। ऑपरेशन ब्रह्मा ये प्यारे बच्चों मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने वहां की मदद के लिए जो है चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। देखिए, ऑपरेशन सिंधु जून 2025 में इस ऑपरेशन के तहत भारत ने ईरान, इजराइल, जॉर्डन और मिस्र में नागरिकों को निकाला था। ठीक है, तो वहां पर जो नागरिक फंसे हुए थे उनको निकाला था। ठीक है,
चलिए, क्योंकि उन लोगों में आपस में युद्ध वाली स्थिति दिखाई दे रही थी, ठीक है, इसीलिए वहां से निकालने के लिए चलाया गया था। फिर देखिए ऑपरेशन सिंदूर, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने 6 से 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर जो है अटैक किए थे, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर आज के जमाने में कौन नहीं जानता, ठीक है। देखिए ऑपरेशन त्रिशूल की बात करते हैं। अक्टूबर 2025 में पश्चिमी सीमा पर इस ऑपरेशन से पाकिस्तान के छक्के छूट गए थे भाई साहब। तो आप ये कह सकते हो ऑपरेशन त्रिशूल अक्टूबर 2025 में पश्चिमी सीमा पर भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त तैयारियों का प्रदर्शन हुआ था और ये त्रिकोणीय अभ्यास हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर देखिए बात करेंगे ऑपरेशन अजय। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत लाने के लिए सरकार ने 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय की घोषणा जो है की गई थी, ये बात ध्यान रखना। ऑपरेशन नारी शक्ति, देखिए ये भारत सरकार की मिशन शक्ति और स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार का एक संयुक्त मिशन है, ठीक है, ऑपरेशन नारी शक्ति। चलिए आइए आगे देखेंगे। देखिए बात करेंगे तो ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी क्यों चलाया गया, तो नकली साधुओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने इसको चलाया था। किसने, तो उत्तराखंड सरकार ने। फिर देखिए ऑपरेशन शिव, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और संरक्षण संचालन के लिए सुरक्षा बल ने इसको जो है चलाया था। फिर देखिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, तो ये इजराइल ने चलाया है, ठीक है। अब उसके बदले जब उन्होंने ये ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलाया इजराइल ने, तो उसके बदले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड ईरान ने चला दिया, ठीक है, ईरान ने चला दिया, ठीक है। तो ये दोनों ने चलाया था। फिर देखिए ऑपरेशन केलर, तो ये भारतीय सेना द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के शोपिया में चलाया गया था, ठीक है, आतंकवाद से निपटने के लिए। फिर देखिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये यूक्रेन द्वारा रूस में चलाया गया। किसके द्वारा, तो यूक्रेन द्वारा जो है जो रूस में चलाया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। फिर देखिए ऑपरेशन नादिर, ऑपरेशन नादिर ये जो है भारतीय सेना लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा आतंक अभियान कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। फिर देखिए बुनियान उल मरसूस ऑपरेशन, ये भारत के खिलाफ पाक ने चलाया था, भारत के खिलाफ जो है पाक ने चलाया था। फिर देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर जो है सेना द्वारा चलाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों बात करेंगे स्पोर्ट्स 2025 के, अर्थात खेलों से संबंधित जितना भी आपका करंट अफेयर है उसको भी हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। वोमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। तो देखिए भारत ने फाइनल में इसमें जो है चीनी ताइपे को 35-28 से बुरी तरीके से हराया, 35-28 से, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा, देखिए संस्करण कौन सा था, तो सेकंड संस्करण था, ठीक है। विजेता टीम की बात करें तो भारत, ठीक है। पर देखिए उप विजेता टीम की बात करें चीनी ताइपे। आयोजन स्थल प्यारे बच्चों क्या था, तो आपका ढाका अर्थात बांग्लादेश, सही है। पर देखिए भारतीय टीम की कप्तान कौन थे, ऋतु नेगी थी प्यारे बच्चों। भारतीय टीम की कप्तान कौन थे, ऋतु नेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 आपने समझा। बात करेंगे अब फाइट की, अर्थात चेस अर्थात शतरंज की बात करते हैं, ठीक है, शतरंज की बात करते हैं, सही है। चलो तो यहां पर गौर करना थोड़ा सा, हम बात करेंगे अब शतरंज की। तो पहले एक बात ध्यान देना, जैसे यहाँ पर हम फाइट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, फाइट की। तो फाइट का मतलब चेस वर्ल्ड कप हो गया ना, अर्थात आप कहोगे अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ। क्या कहोगे, अंतरराष्ट्रीय शतरंज और आपका प्यारे बच्चों कहोगे संघ, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंग्लिश में फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। हाल ही में फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया, तो आप कहोगे विश्वनाथन आनंद कप जो है रखा गया है, ठीक है। याद रखना पूछ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नया नाम क्या है, तो विश्वनाथ आनंद कप है, ठीक है। फाइट की फुल फॉर्म प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर बात करें तो मुख्यालय क्या है, तो लॉजेन है इसका मुख्यालय, कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों, तो आर्कडी और डोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों, तो 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई।
देखिए हाल ही में फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी। कौन बनी प्यारे बच्चों? दिव्या देशमुख बनी। ये महिलाओं के लिए भी आप याद रखना। अब देखिए किसको हराकर, तो कोनेरू हम्पी को जो है हराकर प्यारे बच्चों इन्होंने अपना स्थान हासिल कर लिया है। तो ये महिला वाला भी आप याद रखना, यहीं पर मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, चलो अगला देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे अगर समझें अगला पॉइंट क्या है, तो यहाँ देखिए आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। यहाँ से तो प्यारे बच्चों एक नंबर आप ये समझ लो कि लिख के रख लेना, बिल्कुल 100% आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, देखिए 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जो है जीता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कितने 47 साल के लंबे इंतजार में। ठीक है, क्योंकि भाई साहब ये जो है ना आईसीसी में पहली बार भारत ने भाग लिया था, जो पहली बार भाग लिया था वो आप ये समझ लो कि इन्होंने लिया था 1978 में। कब लिया था? 1978 में। मुझे समय भी याद है, 1 जनवरी से 13 जनवरी 1978 तक टूर्नामेंट चला था। और प्यारे बच्चों इसमें जो है भारत ने भाग लिया था पहली बार, और मेजबानी भी जो है उस समय भारत ने ही की थी। लेकिन 47 साल बाद जो है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। अब यहाँ समझिए, देखिए भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया है। किसको हराकर प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर। आयोजन की अगर मैं बात करूं तो देखिए आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य जो है, भारत और श्रीलंका के उसमें हुआ था आयोजन इसका। तो देखिए भारत में इसके जो है 4 मेजबान स्थल थे, एक बेंगलुरु, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा इंदौर और चौथा विशाखापट्टनम। और श्रीलंका की अगर बात करें तो ये कोलंबो एकमात्र स्थल है, लेकिन भारत में 4 स्थान पर। ठीक है, कितना चला? तो 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक चला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। संस्करण तो 13वां संस्करण था। यहाँ एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो चिपक के लिख गया इसको समझिए, आधिकारिक गान अर्थात ऑफिशियल एंथम क्या? ब्रिंग इट होम। गायिका कौन थी प्यारे बच्चों? श्रेया घोषाल थी। ठीक है, याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। आधिकारिक गान ब्रिंग इट होम, गायिका श्रेया घोषाल ने इसको जो है गाया था। ठीक है, फिर देखिए कुल टीम की बात करें तो 8 थी। कुल मैच कितने खेले गए? तो 31। 8 टीमों के बीच जो है 31 मैच खेले गए। विजेता कौन है प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर विजेता भारत है। कप्तान तो हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, कप्तान कौन? हरमनप्रीत कौर है। उप विजेता की बात करें तो साउथ अफ्रीका लाउरा वोलवार्ट जो है उप विजेता है इसकी। ठीक है, फिर देखिए उद्घाटन मैच की बात करें तो आप कहेंगे अमस क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ठीक है, और कितनी तारीख है? तो 30 सितंबर। ठीक है, याद रखना। फिर देखिए फाइनल मैच की बात करेंगे तो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में पड़ता है। पहले जो कितना देख तो 2 नवंबर को। ठीक है, फिर देखिए बात करें विजेता टीम को राशि कितनी मिली तो 39.55 करोड़ रुपए। ठीक है, 39.55 करोड़ रुपए। अगर मैं डॉलर में बात करूं तो 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है। ठीक है, पूरे पॉइंट समझना, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है आपको। सर्वाधिक रन देखिए लाउरा वोलवार्ट साउथ अफ्रीका की हैं, 571 रन इन्होंने जो है प्राप्त किए। फिर देखिए सर्वाधिक विकेट की बात करें दीप्ति शर्मा कहाँ की? भारत की हैं, 22 विकेट लिए इन्होंने। ठीक है, कितने? 22 विकेट। फिर देखिए प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसे मिला? तो शेफाली वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है फाइनल? शेफाली वर्मा कहाँ की? भारत की हैं। ठीक है, फिर देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा कहाँ की? तो प्यारे बच्चों भारत की हैं। सही है, 12वां महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कौन? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं स्पोर्ट्स में। यहां पर देखिए एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025। देखिए आयोजन कहाँ हुआ है इसका? आयोजन तो ढाका में हुआ है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ है? ढाका में। और ये कहाँ पड़ता है आपका? बांग्लादेश में। ठीक है, ये 8 से 14 नवंबर 2025 में हुआ है। ठीक है, संस्करण कौन था प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे 24वां संस्करण था। ठीक है, इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 10 जो है पदक हासिल कर लिए, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और प्यारे बच्चों 1 ब्रॉन्ज जीतकर जो है टॉप स्थान हासिल कर लिया, टॉप स्थान हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये तीरंदाजी वाला फैक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करेंगे अगले पॉइंट में। यहाँ पर देखिए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो है चुन लिए गए हैं। कौन है? तो मिथुन मनहास बने। कौन है? मिथुन मनहास। अब बात बीसीसीआई की आई है तो भारत में क्रिकेट मैच जो कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है? तो आप कहोगे बीसीसीआई। फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, अर्थात भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड जो है इसे कंट्रोल करता है। ठीक है,
अब देखिए स्थापना इसकी कब हुई तो 1928 में। मुख्यालय का है मुंबई में। अध्यक्ष मैंने बताया आपको मिथुन मनहास नियुक्त किए गए हैं। सचिव कौन है तो देवजीत सैकिया, सौकिया मत कर देना प्यारे बच्चों, सैकिया है, ठीक है। तो ये आपने बीसीसीआई को समझा। आगे आइए, देखिए यहाँ पर, देखिए अगर मैं कहूँ तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा प्यारे बच्चों, तो बेंगलुरु में बनाया जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु में बनाया जाएगा। पहला तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब दूसरा भी जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो भी बनाया जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेडियम में अगर बात करो तो 80,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, ठीक है। निर्माण में लागत की बात करें तो 1650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला तो हमारे भारत में ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1,32,000 दर्शक प्यारे बच्चों इसमें जो है बैठेंगे। कहाँ है तो आप कहोगे अहमदाबाद में, गुजरात में, ठीक है। एक बात और याद रखना, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है प्यारे बच्चों, इसका पुराना नाम सरदार पटेल स्टेडियम भी रह चुका है और मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी इसे जानते हैं लोग, ठीक है। फिर देखिए दूसरा अगर बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, तो इसमें 1,24,000 दर्शक बैठने की जो है क्षमता है। ये कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब देखिए बात करें तो 16 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात के नरपुरा क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया। ये भी याद रखना प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने सारे यहीं पर ले लिए हैं जो खेल से संबंधित नए कार्य हुए हैं, ठीक है। आ जाओ, देखिए हॉकी एशिया कप मेंस 2025, हॉकी एशिया कप मेंस 2025। तो देखिए अगर मैं बात करूं हॉकी एशिया कप मेंस 2025, साउथ कोरिया को हराकर भारत ने हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है, ठीक है। किसको हराकर तो साउथ कोरिया को हराकर। अब देखिए हॉकी एशिया कप मेंस 2025 के तथ्य समझिए। आयोजन स्थल प्यारे बच्चों तो राजगीर बिहार में, ठीक है। विजेता अगर बात करें तो भारत ने साउथ कोरिया को जो है 4-1 से हरा दिया, ठीक है। भारत ने चौथी बार ये जो है कप प्यारे बच्चों जीत लिया है। इस जीत से भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई कर लिया है अपने आप को, ठीक है। फिर देखिए भारतीय टीम के कप्तान तो हरमनप्रीत सिंह जी जो है भारतीय टीम के कप्तान थे। देखिए एशियन यूथ गेम्स 2025 कौन से तो एशियन यूथ गेम्स 2025, ठीक है, इनको समझेंगे। एशियाई युवा खेल 2025, यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बहरीन के मंसा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं तो 48 पदक जीते हैं, पहले ये समझो आप। अगली बात आप समझना, देखिए आयोजन कहाँ हुआ है इसका प्यारे बच्चों। अगर आयोजन की बात करूं मैं तो आप कहेंगे इसका आयोजन मनामा बहरीन में हुआ है, ठीक है। और डेट क्या थी प्यारे बच्चों तो 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक चला। संस्करण कौन सा था तो तीसरा संस्करण जो है इसका था। शुभंकर कौन थे तो सेहाब थे। यह एक युवा और गतिशील अरबियन ओरिक्स हैं, ठीक है। फिर देखिए पदम तालिका की अगर बात करें या पदक तालिका की बात करें तो भारत जो है 6वें स्थान पर है, ठीक है। हालांकि चीन जो है इसमें पहले स्थान पर रहा। चीन कौन से स्थान पर रहा पहले स्थान पर, क्योंकि उसको जो टोटल पदक मिले थे प्यारे बच्चों वो कितने मिले तो 147 पदक जो है चीन ने हथिया लिए थे, ठीक है। कितने 147। दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान, तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान, चौथे नंबर पर ईरान, 5वें नंबर पर थाईलैंड, फिर 6वें नंबर पर आपका इंडिया। थाईलैंड और इंडिया को तो दोनों को मतलब 48 पदक ही मिले हुए हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए कुल पदक कितने मिले इंडिया को तो आप कहोगे 48, जिसमें 13 तो स्वर्ण है, 18 रजत हैं और 17 जो है आपके कांस्य हैं। वहीं अगर मैं बात करूं चीन को तो चीन को जो गोल्ड मिले हैं प्यारे बच्चों वो 63 मिले हुए हैं। कितने 63 गोल्ड जो है चीन को मिले हुए हैं, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए फिर देखिए बात करें तो प्रथम एशियाई खेल भारत में आयोजित किए गए थे। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए तो भारत में कब तो 1951 में, और कहाँ पर तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे समझेंगे। आ जाओ बात करते हैं एशिया कप 2025 की। एशिया कप 2025 की देखिए एशिया कप 2025 का खिताब जो है किसने जीता तो भारत ने ही जीता है प्यारे बच्चों। इस बार तो खेलों में भारत ने बम्पर जीत हासिल की है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए आयोजन कहाँ हुआ प्यारे बच्चों तो आप कहोगे यूएई में हुआ था, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। संस्करण कौन सा था तो आप कहोगे 17वां संस्करण था। फाइनल मुकाबला की बात करें तो 28 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होता है।
विजेता भारत पाकिस्तान को ये जो है 5 विकेट से हराता है। ठीक है, अब देखिए भारत ने ये खिताब 9वीं बार जीता है, 9वीं बार। फिर देखिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार तिलक वर्मा को मिला प्यारे बच्चों। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार जो मिला है वो कुलदीप यादव को मिला है। तो ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए बात करेंगे, अगला पॉइंट है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025। ठीक है, देखिए इसका आयोजन की बात करें तो श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान जो है मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें चूंकि इसकी शुरुआत ही हुई तो संस्करण इसका कौन सा था, ये पहला संस्करण था। ठीक है, फिर देखिए आयोजन की अगर बात करें तो डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 23 से 25 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ। ठीक है, मेडल टैली में टॉप राज्य की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश जो है इसमें मेडल में टॉप रहा, 18 पदक जीता प्यारे बच्चों, जिसमें 10 तो इसके पास स्वर्ण है, 3 रजत हैं और 5 जो है प्यारे बच्चों आपके कांस्य हैं। ठीक है, ओडिशा केरल जो है तीसरे स्थान पर। ठीक है, जिसमें ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा होगा और केरल आपका तीसरे स्थान पर। तो ये तीनों ध्यान देना। देखिए इस खेल महोत्सव में 5 जो है प्रमुख जो है जल खेल शामिल थे। पहला क्या था तो आप कहेंगे काइकिंग और कैनोइंग, दूसरा रोइंग, तीसरा वाटर स्कीइंग, चौथा शिकारा रेस, 5वां ड्रैगन बोट रेस। ठीक है, इस महोत्सव का शुभंकर किसे नियुक्त किया, हिमालयन किंगफिशर को। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए यहां पर बात करेंगे हम सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26। ठीक है, चलिए देखिए आयोजन की बात करें तो आयोजन जो हुआ प्यारे बच्चों वो नारायणपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ तो आप कहोगे आयोजन नारायणपुर छत्तीसगढ़। कितना तो 4 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025। संस्करण कौन सा था तो आप कहोगे 30वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण प्यारे बच्चों, आप कहोगे 30वां जो है संस्करण था। ठीक है, विजेता मणिपुर, विजेता कौन है तो आप कहोगे सर विजेता जो रहे मणिपुर। और याद रखना एक बात, विजेता को राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, कौन सी तो राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी दी जाती है। उप विजेता इसमें रहा पश्चिम बंगाल। ठीक है, कुल प्रतिभागी टीमों की संख्या कितनी है, 33 कुल प्रतिभागी टीमों की संख्या रही। आ जाओ विंबलडन ओपन 2025, विंबलडन ओपन 2025। देखिए अगर बात करो तो महिला एकल और पुरुष एकल दोनों को समझते हैं। ठीक है, अगर महिला एकल की बात करें तो इगा स्विएटेक। ठीक है, इगा स्विएटेक। ठीक है, फिर पुरुष एकल जैनिक सिनर। अब एक बात ध्यान रखना, जो महिला एकल में जो विजय प्राप्त किया या जीता है वो इगा स्विएटेक जो थी ये पोलैंड से थी, और पुरुष एकल में जैनिक सिनर ये प्यारे बच्चों इटली। इसका आयोजन अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो आप कहेंगे कि सर जो आयोजन हुआ था वो आयोजन आपका इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। कितना तो आप कहोगे 20 जून से 13 जुलाई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है देखिए आईसीसी। ठीक है, आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब यहाँ पॉइंट समझिएगा प्यारे बच्चों क्या है, देखिए संजोग गुप्ता भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी के नए सीईओ कौन है तो संजोग गुप्ता जी हैं। इन्होंने जो है जोफ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया का स्थान लिया है। कहने का मतलब जो पहले कौन थे तो पहले थे जोफ एलार्डिस, कहाँ के थे प्यारे बच्चों, आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, देखिए संजोग गुप्ता आईसीसी के दूसरे नंबर के सीईओ बने हैं। पहले कौन थे प्यारे बच्चों तो मनु साहनी थे। इनके पहले कौन थे, मनु साहनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्थापना की बात करते हैं तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय प्यारे बच्चों आप कहोगे तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। सदस्य देश कितने तो प्यारे बच्चों 108 सदस्य देश हैं। चेयरमैन कौन है तो इसके जय शाह जो है चेयरमैन है, और ये शायद भारत के ही हैं। इन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं मार रखा है, लेकिन चूंकि गृह मंत्री के बेटे हैं इसलिए इनको शायद ये सीट मिल गई है। ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छा होता अगर इसके चेयरमैन सचिन तेंदुलकर जैसे लोग होते। फिर देखिए सीईओ की बात करें तो संजोग गुप्ता हो ही गए भारत के हैं। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा प्यारे बच्चों, आईपीएल समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलना। आप इसको क्या लगा के चलना प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलना इसको। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2025। ठीक है,
इसका संस्करण कौन सा है प्यारे बच्चों? 18वां संस्करण है। कौन सा है? 18वां। आयोजन भारत के 13 शहरों में, ठीक है, भारत के 13 शहरों में 22 मार्च से 3 जून 2025 तक आयोजित हुआ, ठीक है। अब देखिए विजेता की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अर्थात आरसीबी। कप्तान कौन है? तो रजत पटीदा जी हैं। कप्तान कौन है? रजत पटीदा। अब समझो उप विजेता की बात करें तो पंजाब किंग्स, ठीक है, पंजाब किंग्स है। कप्तान कौन है? तो प्यारे बच्चों आप कहोगे श्रेयस अय्यर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ऑरेंज कप किसे मिला? साई सुदर्शन को मिला गुजरात टाइटंस से, ठीक है, 759 रन प्राप्त किए। पर्पल कप किसे मिला? प्रसिद्ध कृष्णा को गुजरात टाइटंस से 25 विकेट लेने की वजह से, ठीक है। अब देखिए मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव। गेम चेंजर ऑफ द सीजन कुणाल पांड्या, ठीक है, आरसीबी से। वहीं बात करें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन, ये गुजरात टाइटंस से हैं, ठीक है। प्रयोजक कंपनी कौन? जो टाटा है, ठीक है। कुल टीमें कितनी थी इसमें? तो कुल टीमें तो 10 थी, लेकिन कुल मैच 74 हुए। उद्घाटन मैच की बात करें ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में हुआ, 22 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ। फाइनल मैच तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अर्थात मोटेरा अहमदाबाद 3 जून को हुआ, ठीक है, क्योंकि 22 मार्च से 3 जून को होना था, ठीक है। अब आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने अर्थात केकेआर ने। अगर 2024 का पूछ ले तो ध्यान रखना, क्योंकि 26 होगा तो 25 का पूछ सकता है, तो 25 है तो 24 का पूछ सकता है, सही है। डिटेल मैंने आपको पूरी 25 की बता दी है। चलिए समझिएगा प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट आपका वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2025, ठीक है। अगर बात करें तो वुमेन प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से जो है हराया है। क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है यहाँ पर कि वुमेन प्रीमियर लीग फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को कितने रनों से हराया? तो 8 रनों से। डिटेल समझिएगा प्यारे बच्चों। आयोजन की अगर बात करें तो बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदरा में 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 को हुआ। कितना? तो 2025 को हुआ, ठीक है। अब देखिए संस्करण, तो थर्ड संस्करण विजेता मुंबई इंडियंस, कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, ठीक है। अब देखिए उप विजेता की बात करें तो दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल। कप्तान कौन? तो मेग लेनिंग, ठीक है। विजेता राशि कितनी है? तो 6 करोड़ रुपए। उप विजेता राशि 3 करोड़। एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, हारने वाले को जीतने वाले से लगभग आधी राशि हमेशा मिलती है, ठीक है। फिर देखिए शामिल टीम की बात करें तो 5 थी, लेकिन कुल मैच कितने हुए प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे 22, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तो हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ऑरेंज कप नेटली साइबर ब्रंट, कितने? मोस्ट रन 523, ठीक है, तो ऑरेंज कप। और पर्पल कप की बात करें तो अमेलिया केर को कितने? मोस्ट विकेट के लिए 18 विकेट, ठीक है। फिर देखिए मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द सीरीज तो नेटली साइबर ब्रंट, ठीक है। टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी जबरदस्त तरीके से, सही है। चलो आ जाओ, अब आ जाए बात करेंगे भाई साहब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आयोजन की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान और यूएई में होता 19 फरवरी से 9 मार्च 2025। इसी को लेकर काफी विवाद हुआ था भारत में कि मतलब ये लोग वहां पर जा क्यों रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा संस्करण कौन था तेरे बच्चों? 9वां संस्करण था, ठीक है। विजेता कौन रहा? भारत, और इसमें थर्ड टाइम जो था तीसरी बार विजेता भारत बना है। अब समझिए विजेता टीम भारत के कप्तान की बात करें तो रोहित शर्मा जो है इन्होंने कप्तानी की। उप विजेता की बात करें तो न्यूजीलैंड रहा, ठीक है। मैन ऑफ द मैच फाइनल की बात करें तो रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेटर है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र, ठीक है, जो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। रीजन क्या रहा प्यारे बच्चों कि इनको दो जो है देखो प्लेयर ऑफ द सीरीज और गोल्डन बैट अवार्ड दोनों मिला, ठीक है। न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। कुल 263 रन बनाए इन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये रही कि भाई साहब 4 मैचों में, कितने मैचों में? 4 मैचों में इन्होंने जो है 4 मैचों में 2 शतक लगाए थे। कितने शतक? 2 शतक, इसीलिए इनको जो है दे दिया गया, ठीक है। फिर देखिए गोल्डन बॉल अवार्ड मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के ये कुल 10 विकेट लिए इन्होंने। फिर देखिए विजेता राशि 20 करोड़ रुपए, लगभग 2.24 मिलियन, ठीक है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा 29 में, ठीक है। कब? तो 29 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा, ये बात आपको याद रखनी है। चलो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों खेलो इंडिया यूथ गेम्स
ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, ठीक है। आयोजन बिहार के 4 शहरों में, आयोजन वैसे बिहार में होगा, लेकिन शहर कितने रहेंगे? 4। कौन कौन से? नालंदा, गया, भागलपुर और आपका बेगूसराय। इन 4 जगह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ। अब देखिए अगर बात करें तो कब से कब तक, तो ये भी आपको याद रखना है, 4 मई से 15 मई 2025 तक। पर देखिए नई दिल्ली ने शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं की मेजबानी की। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने स्वयं गए थे। थीम सॉन्ग याद रखना, खेल के रंग, अर्थात बिहार के संघ जो है शुभंकर जो होते हैं ना, उन्हें ही संघ शुभंकर बोला जाता है। तो मस्कट थे, कौन थे? मस्कट। अर्थात आप ये कह सकते हो कि मस्कट कौन थे? तो गज सिंह, हाथी और शेर का एक मिश्रण है प्यारे बच्चों, उसे जो है शुभंकर माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन खेलों, शुभंकर किसे कहते हैं? अगर मैं कहूं तो खेलों में शुभंकर एक ऐसा व्यक्ति, पशु या वस्तु होती है जिसे सौभाग्य लाने वाला माना जाता है, ठीक है, वो शुभंकर होता है, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं। इन खेलों में देश भर से करीब 5000 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने जो है पहले जो आपका हिस्सा लिया था। अब देखिए मेडल टैली में टॉप टीम राज्य समझिए। देखिए पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा आपका राजस्थान, चौथा कर्नाटक। महाराष्ट्र ने 158 जो है मेडल जीते, वहीं हरियाणा ने 117, राजस्थान ने 60 और जो है फिर जो कर्नाटक ने 58। देखिए अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज जीते। हरियाणा ने 39 गोल्ड, 27 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज जीते, जिसमें राजस्थान ने 24 गोल्ड और सिल्वर जो है फिर जो 12 जीते, ब्रॉन्ज 24 जीते, ठीक है। कर्नाटक ने 17 गोल्ड, 26 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज जीते, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाओ, बात करते हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025 की। किसकी? खो खो वर्ल्ड कप 2025 की। तो प्यारे बच्चों जो संस्करण था वो पहला संस्करण था। विजेता की बात करें तो भारतीय खो खो टीम महिला एवं पुरुष दोनों श्रेणी में ये आयोजित होता है। उप विजेता नेपाल, महिला एवं पुरुष दोनों श्रेणी में, ठीक है। आयोजन की बात करें तो देखिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली 13 से 19 जनवरी 2025 में आयोजन होता है। आयोजनकर्ता भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ जो है इसका आयोजनकर्ता होता है। उद्घाटन की बात करें तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं प्यारे बच्चों, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। शुभंकर तेजस और तारा, गति, चपलता और टीम वर्क के जो है प्रतीक हैं। मैंने शुभंकर के बारे में पहले ही बता दिया आपको। पहले खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्यारे बच्चों सलमान खान, ठीक है। दूसरा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI के अध्यक्ष कौन है? तो सुधांशु मित्तल जी हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, कबड्डी की बात करते हैं तो अगर संस्करण की बात करूं तो ये इसका सेकेंड संस्करण था, ठीक है। किसका? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का। और आयोजन की बात करूं तो देखिए वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में हुआ था। तारीख क्या है? तो 17 से 23 मार्च 2025 तक, ठीक है। विजेता की बात करूं तो विजेता जो है प्यारे बच्चों भारत रहा। मैंने आपको बताया था कि भारत ने भाई साहब बहुत इस बार सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, ठीक है ना, पुरुष एवं महिला वर्ग में, ठीक है। देखिए भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान कौन है? तो मंथीराम अरुमुगम, ठीक है। अगर मैं महिला की बात करूं तो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान शिल्पा जी थी, ठीक है। अब उप विजेता कौन है? तो प्यारे बच्चों इंग्लैंड है, पुरुष एवं महिला वर्ग में, सही है। इसका आयोजन जो हुआ था इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन IKF, ठीक है। कौन कराता है? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन IKF द्वारा किया गया। कबड्डी वर्ल्ड कप का पहला संस्करण जो हुआ था वर्ष 2019 में मेलाका मलेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेलाका मलेशिया में हुआ था, जिसमें भारत पुरुष एवं महिला वर्ग में विजेता बना था। ये बात अभी आपको याद रखनी है। तो यहाँ क्या समझा आपने? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट आ गया आपका पुरुष हॉकी एशिया कप 2025। कौन सा? पुरुष हॉकी एशिया कप 2025। इसका विजेता कौन रहा प्यारे बच्चों? तो भारत ही इसका विजेता रहा, चौथी बार विजेता रहा, ठीक है। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है।
उप विजेता दक्षिण कोरिया, भारत ने 4-1 से हराया। ठीक है, मलेशिया ने तीसरा स्थान और जो है चीन ने चौथा स्थान जो है इसमें हासिल कर लिया है। आयोजन स्थल की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो आयोजन स्थल रहेगा वो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार रहेगा। ठीक है, अब समझिए आगे। देखिए अगर मैं बात करूं तो जो टाटा आईपीएल है, टाटा आईपीएल को नया चैंपियन मिल गया है। ठीक है, कौन? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार टाटा आईपीएल का खिताब जीत लिया है। तो ये प्यारे बच्चों आपका टाटा आईपीएल का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कौन सा? टाटा आईपीएल वाला। अब विजेता टीम की बात करें तो प्यारे बच्चों आप जानते हो आरसीबी है, अर्थात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सही है। कप्तान की बात करें तो आप कहोगे रजत पाटीदार हैं। उप विजेता टीम की बात करो तो पंजाब किंग्स है। ठीक है, कप्तान इसके कौन है प्यारे बच्चों? तो श्रेयस अय्यर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, एक विजेता में कप्तान और एक उप विजेता। विजेता ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए अगर कप्तान की तो श्रेयस अय्यर हो गए। आयोजन की बात करें प्यारे बच्चों 22 मार्च से 3 जून 2025 तक आयोजन हुआ। ठीक है, संस्करण कौन सा था? 18वां संस्करण था। प्रयोजक कंपनी तो टाटा, मतलब टाइटल स्पॉन्सर कौन है प्यारे बच्चों? तो टाटा। तो यहाँ पर आपने दोनों समझ लिए, टाटा आईपीएल भी समझ लिया, पुरुष हॉकी एशिया कप भी आपने समझ लिया। चलिए अब देखिए यहाँ बात करेंगे अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025। अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 अगर मैं बात करूं तो मेजबान देश जो रहा प्यारे बच्चों वो चिली रहा। कौन रहा? तो चिली। आगे देखिए तारीख की बात करें तो 27 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 तक हुआ। विजेता कौन है प्यारे बच्चों इसका? तो मोरक्को है। पहली बार मोरक्को जो है पहली बार 2009 में घाना के बाद अंडर-20 विश्व कप जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम जो है ये बन चुकी है। ठीक है, 2009 में घाना के बाद अंडर-20 विश्व कप जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई है। उपविजेता कौन था प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे अर्जेंटीना। कोई दिक्कत किसी को? अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 का मेजबान देश आप याद रखना कौन है? तो चिली है। ठीक है, विजेता कौन है? तो मोरक्को है। उप विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना। तो ये ध्यान देना। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक पॉइंट है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर पे ए मनु भाकर है और मनु भाकर का संबंध प्यारे बच्चों आपका निशानेबाजी से है। किससे है? तो आप कहेंगे निशानेबाजी से। सही है। अब निशानेबाजी में इन्होंने जो है प्यारे बच्चों 2 कांस मार दिए। कितने? 2 कांस। वहीं डी गुकेश की बात करें तो डी गुकेश इनका संबंध प्यारे बच्चों शतरंज से है। किससे है? शतरंज से। और वहीं अगर शतरंज की बात करो तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीतने में जो है उपलब्धि प्राप्त कर रखी है। ठीक है, फिर देखिए हरमनप्रीत सिंह प्यारे बच्चों ये जो है हॉकी से हैं। किससे हैं ये? हॉकी से। तो ये भी आपको याद रखना। हरमनप्रीत जो है 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक और हांगजो एशियाई खेल 2023 में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीत रखा है। ठीक है, प्रवीण कुमार प्यारे बच्चों ये पैरा ओलंपिक से हैं। किससे हैं ये? तो आप कहोगे पैरा ओलंपिक से। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए इनको जो है ये सम्मान मिला। तो आपने चारों को समझ लिया कि इनको जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आया प्यारे बच्चों, यहाँ पर गौर कीजिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ठीक है, तो देखिए 2025 की विजेता कौन है? तो भारत तीसरी बार जो है ये विजेता बना। और 2025 में इसका उप विजेता कौन है प्यारे बच्चों? आप कहोगे न्यूजीलैंड। ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार जो है रह चुके। एक तो 2025 में, एक 2013 में और एक 2002 में। देखिए फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? तो रोहित शर्मा को मिला। ये भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, फिर देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है रचिन रविंद्र को मिला। ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, देखिए गोल्डन बैट रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड। ठीक है, गोल्डन बॉल तो मैट हेनरी न्यूजीलैंड। मेजबान देश प्यारे बच्चों पाकिस्तान और यूएई। संस्करण कौन सा था? तो आपका 9वां। ठीक है, हालांकि इसकी डिटेल कुछ मात्रा में मैंने आपको पीछे भी बताई थी। सही है, तो ये भी आप याद रखेंगे रिवाइज के तौर पर। चलिए आइए बात करते हैं विंबलडन ओपन 2025 की। ठीक है, तो देखिए विंबलडन ओपन 2025 की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो संस्करण कौन सा था? तो 138वां संस्करण था।
पुरुष एकल और महिला एकल दोनों समझ लेते हैं। पुरुष एकल विजेता जो है यानिक सिनर है, इटली के हैं, ठीक है। विंबलडन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी, ये यानिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है, ठीक है। उपविजेता समझ लो तो ये है कार्लोस अल्काराज, ये कहाँ से है प्यारे बच्चों, स्पेन से है, ठीक है। ये टूर्नामेंट 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में खेला गया था, ठीक है। ये आपने समझा भी पुरुष। अब समझिए आप महिला एकल विजेता, तो महिला एकल विजेता कौन है, तो आप कहोगे इगा स्वियातेक, ये कहाँ की है प्यारे बच्चों, पोलैंड की है, ठीक है। देखिए इगा स्वियातेक का पहला विंबलडन और कुल मिलाकर उनका ये छठा करियर ग्रैंड स्लैम खिताब जो है हासिल किया है इन्होंने। उपविजेता की बात करें तो अमांडा अनिसिमोवा है, ये प्यारे बच्चों अमेरिका की है, ठीक है। तो उपविजेता यहाँ पर आपने विंबलडन के चारों समझ लिए, पुरुष वाले भी, महिला वाले भी, विजेता भी और आपके उपविजेता भी, ठीक है। चलो आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं हम काफा। देखिए काफा इसको शॉर्ट में बोलते हैं, है क्या ये एक्चुअल में, तो CAFA है, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप 2025, ठीक है। अब देखिए काफा की बात करें तो काफा नेशंस कप 2025 का विजेता कौन है, तो उज्बेकिस्तान है। शॉर्ट में याद रखना, क्वेश्चन कहेगा कि CAFA नेशंस कप 2025 के विजेता कौन है, तो आप कहोगे उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब देखिए उज्बेकिस्तान ने ईरान को 1-0 से हराकर अपना पहला कॉफा नेशंस कप जो है जीत लिया है, ठीक है। स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो उज्बेकिस्तान है प्यारे बच्चों। रजत पदक किसे मिला है, तो ईरान को मिला है। वहीं कांस्य पदक इसमें भारत ले आया। देखिए ओमान को पेनल्टी शूट आउट 3-2 से हराकर जो है भारत कांस्य पदक लाया है, ठीक है। अब देखिए आयोजन स्थल की बात करते हैं, तो तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में इसका जो है आयोजन स्थल है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। अब हम अगला प्ले है जो आपका वो खो खो विश्व कप 2025 है। कौन सा है, खो खो विश्व कप 2025। ये जो संस्करण है इसका वो पहला संस्करण है, ठीक है, किसका, खो खो का, ठीक है। आयोजन स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। कहाँ, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। आयोजन तिथि की बात करें 13 से 19 जनवरी 2025 में हुआ। विजेता पुरुष और महिला वर्ग जो है वो दोनों जो है भारत ही रहा है, सही है। उपविजेता की बात करें तो पुरुष और महिला वर्ग जो है नेपाल रहा प्यारे बच्चों। शुभंकर जो है वो ध्यान रखना तारा और तेजस है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने किसको समझा, तो आपने समझा खो खो विश्व कप जो है 2025 को, ठीक है। तो इतने आपके एग्जाम के लिए जो प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे 2025 की जो है प्रमुख योजनाओं की, किसकी, तो 2025 की जो हमारी प्रमुख योजनाएं और उनसे संबंधित कार्य और राज्य सारा अध्ययन करेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पहला क्या है, श्रम श्री योजना अगस्त 2025 में शुरू हुई। ये किस राज्य में शुरू की गई, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। अब देखिए यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, कहने का मतलब पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्रीमती ममता बनर्जी। अब देखिए एक बात ध्यान देना, उन्होंने जो है इस योजना का उद्देश्य बंगाली प्रवासी श्रमिकों की सहायता करने के लिए किया है, ठीक है ना। इसमें जो है 5,000 रुपये मासिक सहायता उनको दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए अगर क्वेश्चन करता है अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम किसने लागू किया, तो आप कहोगे उत्तराखंड की सरकार ने लागू किया है। अब आप जानते होंगे कि उत्तराखंड की सरकार ने जो है मदरसा बोर्ड भंग कर दिया है, मदरसा बोर्ड को जो है भंग कर दिया है, और भंग करने के बाद उन्होंने जो है यहाँ पर क्या लागू कर दिया है, तो अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू कर दिया है, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट, औपचारिक विश्राम अवकाश योजना, ठीक है। तो ये किसने लागू किया, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम ने लागू की है, ठीक है। इसके तहत क्या काम होगा, तो याद रखना इसके तहत कम से कम 5 साल की बात की गई है। कितनी, 5 साल के अंदर जो है 5 साल के अंदर जो है 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं, और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें मूल वेतन का 50% जो है प्राप्त होगा, ठीक है। फिर देखिए सीएम फ्लाइट योजना जो शुरू की गई है प्यारे बच्चों, ये आपके असम सरकार ने शुरू की है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट के लिए है, ठीक है। ये जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने शुरू की है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। और उन्होंने जो है प्यारे बच्चों
अगली योजना जो है मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, उन्होंने ही शुरू की है। ठीक है, तो याद रखना कि उन्होंने ही जो है मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की है। ठीक है, अगला देखिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू की है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। कौन सी? तो अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू किया। अब बात यह आती है कि सर इसमें है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने जो है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। और इस पहल से राज्य के मेधावी छात्र यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा जो है प्राप्त कर सकेंगे। कहाँ? तो यूनाइटेड किंगडम में। अब समझिए बफर में सफर योजना, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की। नव्या योजना, ये भी जो आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे अगर, तो यहां देखिए आप दिशा अभियान बौद्धिक दिव्यांग छात्रों को संबंधित योजना है, तो ये महाराष्ट्र ने, इसको समझिए आप पहले। ये जो दिव्यांग छात्र हैं, दिव्यांग छात्र, उनको जो है पहले जो समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या है, तो समान शिक्षा प्राप्त करेंगे आप कौन से? तो दिव्यांग जो छात्र होते हैं वो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर देखिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है फिर जो आपका वो कहना चाह रहा है कि ऑनलाइन हथियार लाइसेंस योजना। तो याद रखना कि आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को, किसको प्यार जो सबको नहीं, स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस योजना शुरू की है असम ने। ठीक है, क्योंकि वो नक्सली एरिया है थोड़ा सा, तो इसीलिए वहां पर शुरू कर दी गई है। अब देखिए धोखाधड़ी गतिविधि के लिए गरुण दृष्टि उपकरण योजना किसने लॉन्च की है? तो आप कहेंगे ये लॉन्च की गई आपके महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है। इसमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का जो है पता लगाने के लिए इस उपकरण को जो है पहले जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, धोखाधड़ी जो कर देते हैं ना उसको लॉन्च किया है, तो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए अगला है थयू मानवर योजना। कौन सी योजना? तो थयू मानवर योजना पर जो ये जो है तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है तो घर घर राशन जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? आप कहोगे तो घर घर इसमें जो है राशन भेजा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए और उसमें जो है देखिए अगला पॉइंट जो है माता को 15,000 रुपये वार्षिक सहायता देने के लिए थलिक्की वंदनम योजना। ठीक है, क्या तो क्यों दिया जाएगा 15,000 रुपये? पहले ये भी आप समझ लो 15,000 रुपये क्यों दिया जाएगा। तो स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को, जिन बच्चों के मतलब जो बच्चे या जिन माताओं के बच्चे स्कूल जा रहे होंगे उनको जो है 15,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। इसमें सबको नहीं। तो किसने शुरू की? आंध्र प्रदेश ने जो है ये शुरू कर दी है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, ये प्यारे बच्चों बिहार से नीतीश कुमार के द्वारा जो है शुरू की गई। सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए मंजूरी भी इसे जो है कैबिनेट से मिल गई है। ठीक है, फिर आप एक और योजना बताइए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देखते होंगे गुरु शिष्य परंपरा योजना। गुरु शिष्य और आपका परंपरा योजना, ये भी जो है आपकी बिहार की है। ठीक है, ये भी जो योजना है आपकी बिहार की है। देखिए विद्या शक्ति पहल योजना किसने शुरू की? आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। धीमे सीखने वाले छात्रों को ऑनलाइन इसमें जो है सिखाया जाएगा। फिर देखिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये प्यारे बच्चों आपके उत्तराखंड की है। ठीक है, उत्तराखंड की। तो यहाँ पर योजनाएं आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों ज्योति योजना। तो ज्योति योजना कहाँ से संबंधित है प्यारे बच्चों? आप कहोगे केरल से संबंधित है। ज्योति योजना कहाँ से संबंधित है? तो आप कहोगे सर केरल से संबंधित है। ठीक है, ये है किस लिए? तो आप एक बात याद रखना, प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना चलाई गई है केरल सरकार द्वारा। किसके लिए? तो आप कहोगे प्रवासी बच्चों के लिए। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये क्यों शुरू की गई, तो प्रवासी बच्चों की शिक्षा के लिए। फिर देखिए प्यारे बच्चों पंडित लक्ष्मी कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा ने शुरू की है। यहाँ ध्यान रखना अनुभवी कलाकारों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई है ये। किसको? तो अनुभवी कलाकारों को। फिर देखिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना आपने समझ ली। अगली देखिए कुसुम सी परियोजना, ये क्यों शुरू की गई है?
तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो कुसुम सी परियोजना है ये आपकी कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या नाम है उनका, सिद्धारमैया ने कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए कुसुम सी परियोजना शुरू की है। कहाँ? तो कर्नाटक में। कहाँ? तो चिक्काबल्लापुर से। चिक्काबल्लापुर प्यारे बच्चों वहां का कर्नाटक का एक स्थान है, वहां पर उन्होंने ये योजना शुरू की है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? फिर देखिए बात करेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने जो है प्रोजेक्ट हिफाजत जो है योजना शुरू की है? किसके लिए? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो पंजाब ने शुरू की है। ठीक है, शिष्टाचार दस्त योजना। ठीक है, शिष्टाचार दस्त योजना जो है किसने शुरू की है? तो प्यारे बच्चों दस्त मत लगाना यहाँ पर, ये शायद गलती से लिख गया, ये दस्ता होगा यार। ठीक है, क्या होगा? शिष्टाचार दस्ता योजना। दस्त क्या होता है? उल्टी दस्त थोड़ी है। तो शिष्टाचार दस्ता योजना जो है ये दिल्ली पुलिस ने शुरू की है। किसने प्यारे बच्चों? दिल्ली पुलिस ने शुरू की है। और ये जो है सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई। फिर वहीं ध्यान रखना जय हिंद योजना, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सी योजना? तो जय हिंद योजना। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। और याद रहे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की जो है आपकी सरकार उसने जो है प्यारे बच्चों शुरू की है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, स्पीड ज़्यादा नहीं है प्यारे बच्चों, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब हाई स्कूल इंटर पास हो, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है। फिर देखिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना। कौन सा प्यारे बच्चों? बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना। ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों ये केरल राज्य ने शुरू की है, केरल की सरकार ने शुरू की है। आप एक सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि एक सवाल का कि नदी बंधन योजना किसने शुरू की है। ठीक है, नदी बंधन योजना किसने शुरू किया? गूगल मत करना भाई साहब, ऐसे ही बताओ नदी बंधन योजना जो है किस सरकार ने शुरू की है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक है, चलो फिर देखिए बात करते हैं आगे करते हैं कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किसने शुरू की है? कौन सी? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किसने शुरू की है? तो ध्यान रखना एक मुख्यमंत्री बालिका और एक मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर, ये दोनों जो है पहले जो त्रिपुरा की सरकार ने शुरू की है। ठीक है, किसने? त्रिपुरा की सरकार ने जो है इसको शुरू किया है, चाहे बालिका वाला हो चाहे कन्या वाला। फिर देखिए पहले मुक्त उत्तम चावल योजना किसने शुरू की है? तो आप कहेंगे ये चावल योजना जो शुरू की गई है ये शुरू की गई है भाई साहब तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, पहले जो किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। राशन की दुकानों के माध्यम से इसे जो है जोड़ा जाएगा। फिर देखिए बात करेंगे अंत्योदय गृह योजना। प्यारे बच्चों एक इसमें मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पर चावल से मैंने दिमाग लगाया थोड़ा। एक अंत्योदय गृह योजना है वो प्यारे बच्चों उड़ीसा की सरकार ने शुरू की है और ये जो है आवास मिशन की दिशा के लिए एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखिए और एक शून्य गरीबी भी है, शून्य गरीबी योजना है। तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में थी ये शून्य गरीबी योजना, तो एक बात ध्यान रखना इसको बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य में लेना आप। क्या? जो शून्य गरीबी योजना है, कौन सी योजना प्यारे बच्चों? जो आपकी शून्य गरीबी योजना है, गरीबी योजना, इसको समझना थोड़ा सा। तो शून्य गरीबी योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की है, कहाँ की है? यूपी की है। अब बात ये आती है का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अब इसका नाम प्यारे बच्चों BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, किसके नाम पर? BR अम्बेडकर योजना कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलो अब देखिए अगला पॉइंट मैंने क्या कहा? महिला समृद्धि योजना। तो महिला समृद्धि योजना जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ शुरू की गई? तो ये दिल्ली में शुरू की गई। ठीक है, महिला समृद्धि योजना दिल्ली में शुरू की गई। और पिंक ई रिक्शा योजना ये महाराष्ट्र में शुरू की गई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की पहली योग नीति लागू किसने की है? तो भारत की पहली योग नीति जो है प्यारे बच्चों आपके उत्तराखंड की सरकार ने लागू की है। फिर देखिए यू स्पेशल बस जो है सेवा की शुरुआत किसने की है? तो दिल्ली ने की है। यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत किसने की है? दिल्ली ने की है। वहीं एक योजना और है प्यारे बच्चों जिसका नाम है राहवीर। ठीक है, राहवीर योजना। तो राहवीर योजना किसने शुरू की है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। राहवीर योजना किसने शुरू की है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश ने ये वाली योजना शुरू की है। फिर देखिए
आगे देखिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ये प्यारे बच्चों बिहार ने शुरू की है। फिर देखिए राजभवन अन्न धन योजना, राजभवन अन्न धन योजना ये आपके गोवा ने शुरू की है। तो प्यारे बच्चों ये योजनाएं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। देखिए आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये प्यारे बच्चों किसने शुरू की है? राजस्थान ने शुरू की है। तो अच्छा बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? गजब आई होगी भाई साहब। चलिए प्यारे बच्चों अब आइए कुछ अवार्ड की बात करते हैं जिसमें हम महत्वपूर्ण पुरस्कार को जानेंगे। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कुछ भी हमने शॉर्ट में नहीं लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी को लिया है। ठीक है, आइए देखिए नोबेल पुरस्कार क्या है। पहले हम नोबेल के बारे में जानते हैं कि कितने लोगों को कैसे मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोबेल के बारे में समझ लीजिए। इसकी शुरुआत 1901 में हुई। कब हुई इसकी शुरुआत? तो आप कहेंगे 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसमें पुरस्कार स्वरूप जो राशि मिलती है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलती है। लगभग आप ये कह सकते हो कि लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अब प्रदान किया जाता है कब? तो ये हमेशा याद रखना कि 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। क्यों? तो अल्फ्रेड नोबेल की पूर्ण तिथि को जो है ये प्रदान किया जाता है। तो ये वाली तो ऊपर वाली बात हो गया। अब अल्फ्रेड नोबेल कौन है इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जन्म इनका कब हुआ? तो आप कहोगे कि 21 अक्टूबर 1833 को हुआ। स्थान क्या था प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं तो निधन कब हुआ इनका? तो 10 दिसंबर 1896 में। 1867 में इन्होंने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इसी आविष्कार की वजह से एक आदमी ने गलती से, वैसे बोलना नहीं चाहिए था, एक अखबार जो था जिसका नाम था फ्रांसीसी अखबार। ठीक है, फ्रांसीसी अखबार ने जो है इनको मौत का सौदागर लिख दिया था। क्या लिख दिया था? मौत का सौदागर। हालांकि बाद में इनको अपनी खोज के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये पढ़ने के बाद, और उनको अफसोस हुआ ये छापने के बाद, दोनों को अफसोस हुआ। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए ये जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है ये अगर बात करूं तो वर्तमान में ये नोबेल जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से में? भौतिकी में, रसायन में और शारीरिक विज्ञान, या आप ये कह सकते हो चिकित्सा में। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें चौथा साहित्य हो जाता है, पांचवा आपका शांति और छठवां आपका इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र इसमें बाद में जोड़ा गया था 1968 में। ठीक है, अब समझिए देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, देखिए 2025 को समझने से पहले एक हमारी बात समझ लीजिए कि भारत में अगर मैं बात करूं कि पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राप्त किया था। ठीक है, पहले भारतीय, तो जो भारतीय फर्स्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राप्त किया था वो थे प्यारे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अब इन्होंने क्यों प्राप्त किया था? तो आप ये भी याद रखना इनकी कविता थी साहित्य के लिए, इन्होंने 1913 में प्राप्त किया था। कब? 1913 में। और कविता का नाम था प्यारे बच्चों आप कहोगे गीतांजलि। ठीक है, क्या नाम था कविता का? तो गीतांजलि के लिए पाया था इन्होंने। सही है, अब 2025 की बात करते हैं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। पहले क्या है? कुसुम गीता गावा, दूसरे रिचर्ड रॉबसन और तीसरे उमर एम यागी। तो जो पहले व्यक्ति थे जो कुसुम गीता गावा थे ये क्योटो विश्वविद्यालय जापान के थे। जो दूसरे थे रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। फिर देखिए ये जो आपके तीसरे उमर एम यागी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले अर्थात अमेरिका के थे। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि रसायन विज्ञान में जो 3 लोगों को मिला है ये कौन है। ठीक है, हालांकि इमेज मैंने ऊपर लिए हैं। चलिए आइए यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। देखिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राप्तकर्ता जो 2025 वाले हैं, 2025 वाले 3 आदमी यहाँ पर भी हैं। देखिए पहले जॉन क्लार्क, दूसरे माइकल एच डेवोरेट और तीसरे जॉन एम मार्टिनिस। इनके बारे में अगर बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिक जो हैं ये कौन? जॉन क्लार्क हैं, और ये जो माइकल एच डेवोरेट हैं ये भी अमेरिकी हैं, और जॉन एम मार्टिनेस ये भी प्यारे बच्चों आपके अमेरिकी हैं। अब जॉन क्लार्क जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से संबंधित हैं। ठीक है, और जो माइकल एच डेवोरेट है प्यारे बच्चों ये येल यूनिवर्सिटी ऑफ और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से संबंधित है। ठीक है, तीसरे वाले जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो कि भौतिकी विज्ञान में जो प्राप्त हुआ ये तीनों लोग अमेरिका के ही हैं, जॉन क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस। ठीक है, याद रखना भूलना मत। सही, आगे आ जाइए।
आगे देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला 2025 में वो आप कहोगे 3 लोगों को ही मिला है। क्या? मैरी ई ब्रुनको, अमेरिकी वैज्ञानिक है प्यारे बच्चों। देखिए फ्रेड रोम्सडेल, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक है, और सिमोन सागागुची, ये प्यारे बच्चों जापानी वैज्ञानिक है। तो इन तीनों के, ब्रुनको, रोम्सडेल और सागागुची, ये तीनों जो है चिकित्सा के क्षेत्र में है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, अब देखिए ये पुरस्कार इनको शरीर की रक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, देखिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है प्यारे बच्चों वो मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। और ये प्यारे बच्चों कहाँ की हैं? तो आप कहोगे ये वेनेजुएला की हैं। कहाँ की हैं प्यारे बच्चों? वेनेजुएला को। हालांकि ट्रंप को लेकर बहुत ज़्यादा खींचातानी थी। ट्रंप को लगता था कि जो है हमें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन उन्हें ना मिल के ये इनको मिल गया। ठीक है, वेनेजुएला को। इन्होंने बहुत लोगों की मदद की है। अब देखिए साहित्य की समझ लो आप, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि इसको कई क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 तो बताए ही थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है लासलो कृष्णजना हॉरकायु को मिला है। ठीक है, क्या? लासलो कृष्णजना हॉरकायु को मिला है। और ये प्यारे बच्चों हंगरी के रहने वाले, बहुत नाम टफ है, समझ जाना कि यार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला है इनको। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे समझते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट को मिला है। 3 लोगों को मिला है। ध्यान रखना, जोएल मोकेयर ये प्यारे बच्चों यूएसए के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, और जो फिलिप एगियन ये कॉलेज डी फ्रांस और एनसीड फ्रांस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये यूके के हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और पीटर हॉबिट ये भी आपके यूएसए के ब्राउन यूनिवर्सिटी से ये संबंधित है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तीनों नाम याद रखना, मोकेयर, एगियन और हॉबिट। ठीक है, ये अर्थशास्त्र से है। आइए अब देखिए फिल्मों से समझ लेते हैं पुरस्कार को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। ठीक है, कौन सा? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। ध्यान देना, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला हुआ है 2025 का, वो प्यारे बच्चों शाहरुख खान को मिला हुआ है जवान फिल्म के लिए, और विक्रांत मैसी को मिला हुआ है 12th फेल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जो मिला हुआ है, फिल्म पुरस्कार मिला हुआ है प्यारे बच्चों, वो रानी मुखर्जी को, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान देना, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, याद रखना प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि सर ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ भी लिखा हुआ है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ भी लिखा हुआ है, ये क्या बवाल है? तो भाई साहब एक बवाल हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, क्या समझा देते हैं? तो याद रखना एक बात, एक होते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, एक होते हैं फिल्म फेयर। तो फिल्म पुरस्कार की बात करता है तो आप तो अभिनेत्री लगाना रानी मुखर्जी, और फिल्म फेयर 2025 की बात करता है तो आलिया भट्ट लगाना। एक और होता है जिसे आप बोलते हो ऑस्कर। ठीक है, जैसे ऑस्कर की बात करूं अगर मैं, तो एक होते हैं ऑस्कर। अब ऑस्कर में अगर 2025 की बात करूं तो इसमें जो है मिकी मेडिसन को मिला हुआ है। क्या? मिकी मेडिसन, नाम याद रखना। यहाँ पर तीनों चीजें मैं समझा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, गड़बड़ मत करना। और मूवी कौन सी है प्यारे बच्चों? इनकी एनोरा, हालांकि मैंने लिख रखा है, आगे बताऊंगा मैं आगे, लेकिन यही तीनों के नाम समझा देता हूँ ताकि आप गड़बड़ ना करूँ जाके आगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो एक होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, एक होता है फिल्म फेयर 2025, एक होता है ऑस्कर 2025। तो ऐसे करके देखो, मिकी मेडिसन एनोरा फिल्म के लिए मिला हुआ है। फिल्म फेयर 2025 किसे मिला हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में कौन सी अभिनेत्री है? तो आपको रानी मुखर्जी है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझो, देखिए अगर मैं बताऊँ आपको, अगर फिल्म फेयर के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो देखिए जो फिल्म फेयर पुरस्कार होता है, ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए प्रति वर्ष दिए जाने वाले सबसे पुराने और प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, अब देखिए इसे जो है द टाइम्स ग्रुप की फिल्म फेयर पत्रिका प्रकाशित करती है या देती है। और याद रखना इसका जो है पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जो मिला था वो 1954 को दिया गया था। कौन सा? 1954 में। ठीक है, इसका
पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे द क्लेयर्स अवार्ड है। क्या है प्यारे बच्चों, द क्लेयर्स अवार्ड, गलती से भी मत भूलना। किसका, फिल्म फेयर का पुराना नाम, तो फिल्म फेयर का पुराना नाम क्या हो गया, द क्लेयर्स अवार्ड हो गया। कोई गड़बड़ी तो नहीं रहेगी। इसका प्रतीक क्या होता है, इस पुरस्कार की ट्रॉफी जो है को ब्लैक लेडी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्लैक लेडी कहा जाता है। अगर मैं कहूँ सर्वाधिक फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीते हैं, सर्वाधिक फिल्म फेयर अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो एक नाम याद रखना प्यारे बच्चों, वो नाम है किसका, तो कहोगे गुलजार जी का। किसका, गुलजार। और गुलजार जी को कितने मिले हुए हैं, तो भाई साहब 22 मिले हुए हैं। ठीक है, वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये 2 लोग हैं भाई साहब अभिनेता में। एक तो शाहरुख खान है, शाहरुख खान को भाई साहब 8 और दिलीप कुमार को भी 8 बराबर। और आलिया भट्ट भाई साहब 6। ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है नया रिकॉर्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, इनको 6 बार मिला हुआ है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए पुरस्कार समारोह अहमदाबाद के एरिना में मिले हैं। और अन्य पुरस्कार विजेता आप यहाँ पर बच्चों नीचे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अन्य, देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन को मिला हुआ है, आई वांट टू टॉक, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और कार्तिक आर्यन को मिला हुआ है चंदू चैंपियन के लिए। सही है। फिर देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का हो जाए लापता लेडीज हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीनत अमान श्याम बेनेगल को मिला हुआ है मरणोपरांत। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और किरण राव को मिला हुआ है। ठीक है, किसके लिए, तो लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष जो है वो रवि किशन है। ठीक है, भोजपुरिया भैया, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला कौन है प्यारे बच्चों, तो छाया कदम है, लापता लेडीज के लिए। सर्वाधिक पुरस्कार प्यारे बच्चों लापता लेडीज को मिले 13। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ 2 चीजें देखिए, एक समझिए यहाँ पे बच्चों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, और दूसरा 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए पीछे मैंने आपको बता रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, पीछे मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स को समझिए 2025। ठीक है, तो आयोजन की तिथि अगर क्या हुई तो 29 और 30 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, स्थान क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर मुंबई रहेगा। मुख्य विजेता, तो आप कहोगे 2025 की सूची, मुख्य विजेता 2025 की सूची आप क्या कहोगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, तो स्त्री 2 आपने देखी होगी मूवी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पहले जो कार्तिक आर्यन। ठीक है, फिर देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ विविधतापूर्ण अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिला हुआ है। सही है। फिर देखिए सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री साई पल्लवी को मिला हुआ है। वर्ष की फिल्म कौन सी है, पहले जो कल्कि 2898 AD। ठीक है, वर्ष के निर्माता तो दिनेश विजान, किसके, तो 2025 वाले। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ भाई साहब ऑस्कर अवार्ड को समझते हैं। किसको समझते हैं पहले बच्चों, ऑस्कर अवार्ड को। देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला हुआ है, तो आप कहोगे शॉन बेकर को अनोरा फिल्म के लिए। किसके लिए, अनोरा फिल्म के लिए। फिर वहीं बात करें तो बेस्ट एक्टर की बात करें पहले बच्चों, तो बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। किसके लिए, तो द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस पीछे बताया था ना मैंने, पीछे मिकी मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, मिकी मेडिसन को। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एलमल को मिला है। किसको मिला है, एलमल को। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है, तो प्यारे बच्चों ब्राजील। कौन सी है, आई एम स्टिल हियर, कहाँ की है, तो ब्राजील की है। ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो है। तो ये वाली बात आपको दोनों समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों यहाँ पर शानदार तरीके से। आओ अब समझते हैं थोड़ा सा हम पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, तो पद्म पुरस्कार के बारे में। देखिए भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पर की संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार दिए। ठीक है, अब इस साल 7 पद्म भूषण विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड जो है आवंटित किए हैं। ठीक है, ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए गए। ठीक है, अब पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं। क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी महिलाओं को मिला है, तो 23। ठीक है, इनमें 10 विदेशी कैटेगरी के लोग भी शामिल हैं, जैसे कि आप NRI वगैरह सुनते होंगे, वो भी शामिल हैं।
13 हस्तियां ऐसी हैं प्यारे बच्चों जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने जो 7 पद्म भूषण वाले लिए हैं, जो मतलब पद्म विभूषण वाले लिए हैं, काफ़ी वो होते हैं, इसी से एग्जाम में पूछेगा। जैसे श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा के लिए मिला इनको, ये तेलंगाना के। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं, ये श्री जगदीश सिंह खेर को मिला लोक कार्य चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। फिर देखिए तीसरे श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लकिया कला के लिए मिला, गुजरात के हैं, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको कला के लिए मिला, ये कर्नाटक से हैं। श्री MT वासुदेव नायर, मरणोपरांत इनको मिला, ये साहित्य और शिक्षा से हैं, केरल के लिए, ठीक है। मतलब साहित्य और शिक्षा के लिए मिला, केरल से संबंधित है। फिर देखिए श्री ओसामू सुजुकी, इनको मरणोपरांत मिला है, जो व्यापार और उद्योग से हैं, ये जापान के हैं, ठीक है। फिर देखिए श्रीमती शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इनको भी मिला है, कला के लिए मिला है इनको, ये बिहार से हैं। तो ये वाले पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब अगला फैक्ट हम देखते हैं, निधन 2025 में जिन लोगों का निधन हुआ है प्यारे बच्चों, उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा राजमाता श्रीकत। प्यारे बच्चों राजमाता श्रीकत ये थाईलैंड की क्वीन मदर कहलाने वाली है, कहलाती थी, इनकी जो है डेथ हो गई है, सही है। पीयूष पांडे का निधन हो गया प्यारे बच्चों, ये विज्ञापन जगत के दिग्गज व्यक्ति थे और इन्होंने ही नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार का नारा इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। सतीश शाह प्यारे बच्चों बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, अभिनेता हैं, ये कह सकते हो आप, इनका निधन हो गया है। जुबिन गर्ग ये प्यारे बच्चों सिंगर हैं। आपसे ये पूछेगा कि जैसे मान लो यहाँ पर 4 ऑप्शन उसने दे दिए ABCD और कहेगा निम्न में से कौन सा सिंगर था, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी कि इनका कार्य क्या है, ठीक है। जुबिन गर्ग प्यारे बच्चों सिंगर है और इनका निधन जो है सिंगापुर में कहने का मतलब तैराक के दौरान हो गया था, ठीक है। फिर देखिए तोमिची मुरायामा, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन हो गया है प्यारे बच्चों। रवि नाइक ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका निधन हो चुका है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये प्यारे बच्चों इनका संबंध बनारस घराना से था, हरिहरपुर आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था और ये जो है प्यारे बच्चों कथक वगैरह के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है। अगला देखिए स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारेख। जीजी पारेख का किससे संबंध, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है, ये मुंबई के रहने वाले हैं। इनकी जो है इनका भी निधन हो गया है। शारदा हॉफमैन प्यारे बच्चों ये नृत्यांगना है, इनका निधन हो गया, ये भरतनाट्यम से संबंधित थी, चेन्नई तमिलनाडु की रहने वाली है, ठीक है। ला गणेशन प्यारे बच्चों इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ, ये राज्यपाल थे कहाँ के, तो नागालैंड के। जेम्स ऑथर लवेल ये प्यारे बच्चों आंतरिक मिशन से संबंधित कमांडर थे और ये अपोलो 13 के लिए ये जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो ये वाले व्यक्ति आपने यहाँ समझे। आगे देखिए यहाँ पर लॉरा डायल मियर इनका निधन हो गया प्यारे बच्चों, ये एथलीट थे, ये जर्मनी के हैं, राइफल शूटिंग से इनका संबंध है। VS अच्युतानंद ये प्यारे बच्चों पूर्व मुख्यमंत्री केरल के हैं। धावक फौजा सिंह का प्यारे बच्चों निधन हो गया और इनकी क्वालिटी थी दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे ये, इनका जन्म जो है प्यारे बच्चों जालंधर में हुआ। मारुति चितमपल्ली ठीक है, ये अरण्य ऋषि के नाम से जाने जाते थे, पर्यावरणविद थे, वन्य जीव विशेषज्ञ थे, जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज्यादा जाने जाते थे। दलीप दोषी ठीक है, दोषी है प्यारे बच्चों, क्रिकेटर थे, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे, ये ध्यान रखना, इनका भी निधन हो गया है। श्री श्रीनिवासन ये परमाणु वैज्ञानिक असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, शिवनंदन स्वामी प्यारे बच्चों ये आध्यात्मिक गुरु नेता और भारतीय योग गुरु के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया, ये ईसाइयों के धर्म गुरु के रूप में जाने जाते थे और इनका जन्म जो है अर्जेंटीना में हुआ है। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों, इनका भी निधन हो गया है। आचार्य सत्येंद्र दास इनका भी निधन हो गया है और ये प्यारे बच्चों अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत थे। बात करेंगे अब हम इंपॉर्टेंट बुक्स की, जो 2025 की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, देखिए ओरिजिनल सिन प्यारे बच्चों ये जैक टेपर और एलेक्स थॉमसन ने लिखी है। कौन सी? ओरिजिनल सिन। प्यारे बच्चों ये जो पुस्तक लिखी हुई है ये जो बाइडेन के ऊपर लिखी हुई है। किसके ऊपर लिखी हुई है? जो बाइडेन, जो आप जानते होंगे कि ये अमेरिका के जो है मतलब मुखिया थे, वहाँ के जो है राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले। ठीक है, तो उनके ऊपर लिखी हुई है और इसमें वर्णन किया गया उनकी स्वास्थ्य में जो गिरावट आई थी उसकी कमियों को छिपाने के लिए, कि उसको जनता से छिपाया जा रहा था। सही है। दूसरी पुस्तक प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं
तो दूसरी पुस्तक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्ड इंडिया। ये पुस्तक किसकी, तो ये श्रीनाथ राघवन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है प्यारे बच्चों, ठीक है। किसकी है, तो इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर्ड इंडिया, ये श्रीनाथ राघवन की है। तीसरी बुक AI ऑन ट्रायल, ये श्री सुजीत कुमार के, इसमें AI का प्रयोग किया गया है, ठीक है, बताया गया है उसके बारे में। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आक्रमण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जो है बताया गया, और वो कह रही है, इस पुस्तक में बोला गया है कि हमारे दैनिक जीवन में घुसपैठ हम सभी द्वारा महसूस किया जा रहा है। इसका भूकंपीय प्रभाव हमारी गतिविधि के हर हिस्से पर है, और ये वाकई बहुत अहम चीज हो गई है। देखिए चौथी, द ऑन डाइंग लाइट, इतना ही याद रखना, द अनडाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पुस्तक प्यारे जो गोपाल कृष्ण गांधी जी की है, ठीक है। फिर देखिए बुरांस द फ्रेग्रेंस ऑफ वॉइस, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर वॉइस नहीं बल्कि वर्ड्स कर लेना, क्या कर लेना, वर्ड्स, इंग्लिश में देख लो, द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये किसकी है, तो अनुपमा शर्मा की है, ठीक है। अगली पुस्तक है प्यारे बच्चों, ये वाली देखो, छठवीं, द इंडिया आई सॉ एस अंबू जम्मल की है। और अगली है केयरलेस पीपल ए कॉशनरी टेल ऑफ पावर ग्रीड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म, ये है प्यारे बच्चों सारा व्यान विलियम्स की, ठीक है, सारा व्यान विलियम्स की। इसमें मीडिया से संबंधित बातें की गई हैं, जिसमें फेसबुक का जिक्र हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अगली पुस्तक देखिए, आठवीं, संस्कृति का 5वां अध्याय, मोदी जी की है प्यारे बच्चों, मतलब मोदी जी की नहीं है, मोदी जी का वर्णन किया गया है, ठीक है, डॉक्टर प्रभात ओझा ने लिखा है, ठीक है। नवीं देखिए, आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक, ये जो है सुश्री शालिनी गोयल भल्ला की लिखी हुई है, ठीक है, कौन सी, तो आई एम सर्कुलर, इतना याद रखना, ठीक है। फिर देखिए द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये पुस्तक अमरजीत सिंह दुलत की है, ठीक है। देखिए अगली, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये पुस्तक फली एल नरीमन की है, ठीक है। अगली है बेटा रामानुजन की, इसमें थोड़ा मैथमेटिक का वर्णन किया गया है, तो जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये पुस्तक जो लिखी गई है वो अरुण सिंपल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा दोनों ने मिलकर इसको जो है लिखा है। फिर देखिए अगली पुस्तक है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, विंटेज इसको शॉर्ट में बोला गया, ये संघमित्रा चक्रवर्ती ने लिखी, सही। फिर देखिए सी फॉर हर, ये पुस्तक जो है रश्मि त्रिवेदी की है प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से ध्यान देना, किसकी है, रश्मि त्रिवेदी की, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। फिर देखिए बात करेंगे अगली, द 15 द लिव्स एंड टाइम्स ऑफ द वुमेन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। ये जो लिखी गई है वो प्यारे बच्चों लिखी गई है एंजेलिका एरबम और आकाश सत्यवाली के द्वारा, ठीक है। तो ये पुस्तक आप याद रखना, बुक से याद रखना। चलिए अगली देखिए, अगली है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये है PS रमन की, किसकी है प्यारे बच्चों, PS रमन की है। फिर देखिए मार्च ऑफ ग्लोरी के अरमुगम एलोरा डी क्रूज द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। फिर देखिए मेमोरीज एंड माइल स्टोन, ये जो है वी श्री राम लक्ष्मण की है, ठीक है, श्री राम लक्ष्मण की है, याद रखना, मेमोरीज एंड माइल स्टोन, इससे तो आप भूल ही नहीं सकते हो। फिर देखिए बात करेंगे तो टू द 7th जनरेशन, ये जो है डॉक्टर VI मॉथन की है, किसकी है, डॉक्टर VI मॉथन की। देखिए अगली बात करते हैं 1000 थ्रेड्स, ये जो है नैने चेरी की है, ठीक है। फिर देखिए द स्टोरी ऑफ ए हार्ट, ठीक है, मतलब दिल की कहानी, सही है, रेचल क्लार्क की है। फिर देखिए रेजिंग हेयर, ये पुस्तक क्लो डॉल्टन की है प्यारे बच्चों, किसकी, क्लो डॉल्टन की। फिर देखिए एजेंट जो, ये पुस्तक क्लेयर मुले की है, किसके, क्लेयर मुले की। फिर देखिए व्हाट द वर्ल्ड सी कैन बी, अर्थात हेलेन स्केल्स की है, किसकी है, हेलेन स्केल्स की। फिर देखिए प्राइवेट रेवोल्यूशंस, ये युआन यांग की है, किसकी है, युआन यांग की है। अगली देखिए आई एम ए सोल्जर वाइफ, ठीक है, आई एम ए सोल्जर वाइफ, ये द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर, ये पुस्तक प्यारे बच्चों गीतिका लेटर की है, ठीक है। चलिए अगली देखिए प्यारे बच्चों, लाइफ ऑन मार्क्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये नमिता गोखले की है।
देखिए दिया सलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी जी की है। कौन सी? दिया सलाई। अगली देखिए, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक प्यारे बच्चों दीपा मलिक की है। ठीक है, जो इंडियन है उनको तो आप बढ़िया तरीके से रट लेना। ठीक है, आगे देखिए, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रोसिडेंसी, ये अमिताभ कांत की है। ठीक है, किसकी है? अमिताभ कांत की। फिर देखिए, पार्लियामेंट प्यारे बच्चों, पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ये पुस्तक जो है डॉक्टर KS चौहान की है। यहाँ पर आपको केवल पार्लियामेंट ध्यान रखना है, इतना पूरा नाम याद नहीं रखना। अब जैसे यही वाली किताब है तो यहाँ आप समझ लो माउंट G20 से याद रखना कि अमिताभ कांत के, उसके लिए पूरा नाम थोड़ी याद रखो। ये ब्रिंग इट ऑन याद रखना है, दीपा मलिक, पूरा याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो देखिए अगली, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, तो ये पंकज मिश्रा की है। गाजा आप समझ ही रहे होगे किसकी, गाजा की, गाजा पट्टी की बात हुई है। फिर देखिए वाइल्ड फिक्शंस, ये अमिताभ घोष की है। ठीक है, फिर देखिए अगली है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए ब्रीफ हिस्ट्री, शशि थरूर की है। ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री भी लगा लेना फिर बच्चों, शशि थरूर की है। ठीक है, वाई भारत मैटर्स, ये है आपकी S जयशंकर की। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये वाली बुक्स भी आपको समझ में आ गई होंगी। कंटेंट कैसा लगा है आपको, आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना।